नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कश्मीर इशू के बारे में। एक ऐसा ज़मीन जिसके लिए तीन देशों के बीच वॉर्स हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए और जो अभी भी दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजियंस में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर इशू शुरू कैसे होता है और क्या कश्मीर हमेशा से इंडिया का हिस्सा रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर आखिर क्लेम करता क्यों है, और चाइना का भी एक एंगल है कि चाइना का कश्मीर से क्या कनेक्शन है। हम इस वीडियो में इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 जो अभी रिमूव हो चुका है वो आखिर में क्या था, और आज कश्मीर की एक्चुअल ग्राउंड सिनेरियो या एक्चुअल पोजीशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम कश्मीर इशू को 1947 से लेकर प्रेजेंट तक एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जनरल नॉलेज सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर है कहाँ पर। कश्मीर हिमालयन रीजन में लोकेटेड है। ये रीजन बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसीलिए इसे पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। अगर आप कश्मीर कभी घूमने जाते हो तो आप वहाँ पे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिल जाएंगे, ग्रीन वैलीज मिल जाएंगे, माउंटेन पासेस आपको दिख जाएंगी, और साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी वहाँ पे आपको दिखेंगी। लेकिन जितनी ये जगह खूबसूरत है, खूबसूरत अपनी वादियों की वजह से जाना जाता है, उतनी ही पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड भी है। कश्मीर इतना आखिर इंपॉर्टेंट है क्यों, इसके भी कई सारे रीजन्स हैं। हम हर रीजन्स को एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की अगर हम बात करेंगे कि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर हम बात करें, कश्मीर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के कहीं ना कहीं पर बीच पर लोकेटेड है। ये तीनों देश न्यूक्लियर पावर्स है, इसीलिए कश्मीर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम की इंपॉर्टेंट रिवर्स कश्मीर से ही गुजरती है। जैसे कि आप मान लो इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। अब हम जानते हैं कि वाटर किसी भी कंट्री के लिए एक लाइफलाइन जैसी होती है, मतलब वाटर रहेगा तभी ना जिंदगी रहेगा। इसी वजह से भी कश्मीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसका वाटर सिस्टम की वजह से या वाटर रिसोर्सेज की वजह से। बात करें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंट्री कश्मीर के माउंटेन्स को कंट्रोल करेगी, ऐसे माना जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा मिलिट्री एडवांटेज मिलता है। साथ ही साथ कश्मीर टूरिज्म का भी एक बहुत मेजर सेंटर है। हर साल अगर आप देखोगे तो देश दुनिया से हज़ारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। 1947 से पहले कश्मीर की सिचुएशन क्या रही है उस पर भी अगर हम फोकस करेंगे तो हम देखते हैं कि 1947 से पहले, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का ही एक ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन उस समय में एक चीज़ खास करके देखना हमें ज़रूरी है कि ब्रिटिश इंडिया उस ज़माने में दो हिस्सों में डिवाइडेड रहती थी। एक था जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते हैं, यानी कि मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, और दूसरा जो पार्ट होता था उसको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजा रजवाड़े वो सब चलाते हैं। भारत में उस समय में करीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। उसमें उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे इंटीग्रेट किया वो एक अलग सा टॉपिक है, कभी और दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अभी फोकस करते हैं कश्मीर इशू पर। अब इन्हीं में से जो प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक थी जम्मू एंड कश्मीर, और महाराजा हरि सिंह उस जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे। अब हरि सिंह के साथ दिक्कत क्या थी? जो राजा हरि सिंह या महाराजा जो हरि सिंह थे वो हिंदू रूलर थे, लेकिन कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उस समय में वो मुस्लिम थी। अब 1947 में ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो जाता है, दो नए कंट्रीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान। ऑब्वियसली हम इसके बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन अब प्रिंसली स्टेट के पास तीन ऑप्शंस थे। या तो उनको कहा गया, जितने भी राजा रजवाड़े का चलता था, 565 रियासतें थी, उनको बोला गया भाई आपके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आप चाहो, या थियोरिटिकली आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश भी कर सकते हो। दो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थी, अब इंडिपेंडेंट रहना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी। अब हम बात करते कि हरि सिंह जो थे वो एक्चुअल में चाहते क्या थे। हरि सिंह तुरंत किसी कंट्री के साथ मर्ज एक्चुअली होना नहीं चाहते थे, उनका कुछ अलग ही माइंडसेट उस समय में रहा, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी बदल जाती है। अब होता क्या है कि आपने तो बोल लिया भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान सपोर्टेड जो ट्राइबल इन्वेशन है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। एक मैसिव अटैक होता है अक्टूबर 1947 में, पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल फाइटर्स, जिसको हम लोग कबायली हमलावर भी बोलते हैं, वो लोग कश्मीर में घुस आते हैं। ऑब्वियसली कुछ मिलिट्री सपोर्ट था उनके पास, पाकिस्तान का डायरेक्ट इंडायरेक्ट सपोर्ट उनको जरूर था, नहीं तो वो लोग ऐसे कर नहीं सकते। बहुत सारे पाकिस्तानी फौज के लोग भी उसमें शामिल थे। तो इंडिया का स्टैंड है कि इन्हें पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा था इन फाइटर्स को। लेकिन पाकिस्तान इस बात को एक अलग ही नजरिए से देखता है और अपनी पोजीशन रखता है। उन्होंने कई एरियाज कैप्चर कर लिए जो हमलावर थे उन्होंने। अब सिचुएशन डेंजरस हो गई। अब हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी, उसके पास बेचारे के पास कोई चारा भी नहीं था। अब करे तो क्या करे। पहले तो कहा, वो बोल रहा था कि उसको एक अलग सा स्विट्जरलैंड जैसा बनाएगा, अब वो कहा गया, अब खुद उसको बचाना ही मुश्किल पड़ रहा था। अब उसी चक्कर में उसने अभी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन साइन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इंडिया ने कहा अगर मिलिट्री हेल्प आपको चाहिए, जो हरि सिंह ने इंडिया से मांगा, तो इंडिया ने ऑफिशियली कहा कि अगर आपको मिलिट्री हेल्प चाहिए तो पहले इंडिया के साथ आपको ऑफिशियली ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो बेकार में हम लोग क्यों मरने जाएंगे आपको बचाने। तो
तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनली साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है कि उसमें बाकायदा लिखा गया है कि आपने माना है कि हम इंडिया के ऑफिशियल पार्ट हैं, ठीक है ना, जो इंडिया के पास एक बहुत वैलिड प्रूफ है आज तक कि वहाँ के जो रूलर है उन्होंने बाकायदा सिग्नेचर करके हमें सौंपा है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो यही से पहला इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उस बात को मानेगा नहीं। तो बात करेंगे कि हम फर्स्ट इंडो पाक वार के बारे में, जो 1947 से लेकर 1948 तक चलता है, लगभग 1 साल तक चला। तो दोनों कंट्रीज ने हैवी फाइटिंग की उस जमाने में। फाइनली ये मैटर काफ़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। इंडिया ने इशू को यूनाइटेड नेशन के सामने उठाया। फाइनली यूनाइटेड नेशन की कुछ सोल्यूशंस आए, उसने सीज फायर करवाया, लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि एक पार्ट इंडिया के कंट्रोल में रहा और एक पार्ट जिसमें पाकिस्तान पहले ही कब्जा कर चुका था, तो एक पार्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। अब पाकिस्तान कंट्रोल एरिया को पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान के नाम से लंबे समय तक उसको एडमिनिस्टर करता रहा, जबकि इंडिया इन पूरे एरियाज़ को अपने जम्मू और कश्मीर का हिस्सा मानता है, जो कि सही क्लेम भी है, इंडिया एक राइटफुल ओनर भी है। अब हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी के बारे में। अब सीज फायर के बाद होता क्या है कि एक बाउंड्री बनी, इस बाउंड्री को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है एक्चुअली। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये इंटरनेशनल कोई बॉर्डर नहीं है, ये बस मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। मतलब मिलिट्री दोनों तरह का जो आर्मी होंगी वो दोनों इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, एक तरह का संयम बरतेंगे। अब आर्टिकल 370 क्या है, इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना जरूरी है अगर कश्मीर मुद्दे को हमको समझना है तो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। इसके अंडर स्टेट का अपना अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हो कि उनके स्टेट के लिए अलग सा था, जो इंडिया में ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, और उनका अपना अलग फ्लैग था। कई सेंट्रल लॉस ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, जो पहले ही उस आर्टिकल में मेंशन थे उसके बारे में। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स यूनियन के पास थे, जबकि बाकी कई मैटर्स में स्टेट को कुछ विशेष अधिकार मिले थे। अब और एक सेंसिटिव आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, वो है आर्टिकल 35A। बाद में आर्टिकल 35A के थ्रू परमानेंट रेसिडेंट्स को, जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी थे, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, जैसे लैंड ओनरशिप, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। अब इंडिया पाकिस्तान की जो वार होता है कश्मीर को लेकर, वो आगे चलकर भी कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं कि बस शुरुआती 1 साल में वार होता है, उसको आगे चलकर भी कई सारे वार हो जाते हैं। जैसे कि कश्मीर इशू के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार कन्फ्लिक्स होते हैं। इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्स है 1965 का, और बाद में हम देखते हैं 1971 का भी वार, जिससे बांग्लादेश बनता है। इंडिया ने पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से कमर ही तोड़ दिया था, एक नया देश उभर के निकला था। हालांकि इसका बहुत वैलिड रीजन था, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान थे उसके ऊपर पाकिस्तान, जो मेन लैंड पाकिस्तान था, वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, और आगे चलकर इंडिया ने उस पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो उस समय में भी आप देख सकते हो, हालांकि वो ईस्ट पाकिस्तान को लेकर वो वार था, लेकिन कश्मीर भी एक ब्रॉडर राइवलरी का हिस्सा रहा है। फिर बात करेंगे 1999 की कारगिल वार के बारे में। कारगिल जो लद्दाख में लोकेटेड है, 1999 में क्या होता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स और इन्फिल्ट्रेटर्स ने कारगिल के कुछ माउंटेन पोस्ट, जो पहाड़ों की कुछ चोटियां होती है ना, उसमें वो लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब पाकिस्तान इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसका नौटंकी जारी रखता है हमेशा जो वो करता है। अब इंडियन आर्मी ने उस समय में ऑपरेशन चलाकर उन एरियाज को वापस हासिल किया। अब इसके लिए मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखना, या फिर आपने देखा भी होगा, ऋतिक रोशन का एक बहुत ही अच्छा मूवी है लक्ष्य करके। उसके एंडिंग पार्ट में आपको दिखेगा कि कारगिल के जो माउंटेन पोस्ट को जिसको उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने, उसको किस तरह से छुड़वाया भारत के बहादुर जवानों ने। तो ये बहुत ही शानदार मूवी, आप जरूर देख सकते हो। तो ये वार इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अब कश्मीर के कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बात अगर हम करें, तो 1989 के बाद कश्मीर में मिलिट्री और इंसर्जेंसी काफ़ी हद तक बढ़ने लगी। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुए, सिक्योरिटी ऑपरेशंस तो काफ़ी चले, कई सारे सिविलियंस की जान गई। साथ ही साथ आप देखोगे बहुत सारे हमारे आर्मी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, और साथ ही साथ बहुत सारे मिलिटेंट्स भी मारे गए। अब इस पीरियड में बहुत से कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर वैली छोड़कर दूसरे एरियाज में जाना पड़ा, बेचारे अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए, जो कि कश्मीर हिस्ट्री का बहुत ही पेनफुल चैप्टर माना जाता है। अब बात करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि जो पाकिस्तान अपने देश से, बॉर्डर के उस पार से इंडिया में आतंकवादी भेजता रहता है। अब इंडिया हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट मिलता रहा है। पाकिस्तान इस आरोप को ऑब्वियसली वो मना कर देता है, जो उसका आदत है। इसी वजह से बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी जाती है, हमें खतरा रहता है हमेशा। जैसे कुछ सालों पहले भी आपने देखा होगा पहलगाम वाला हमला के बारे में अगर हम बात करें, या कोई कई सारे इतिहास में और भी हमले हुए हैं जो ये सब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हुआ है। अब आर्टिकल 370 का रिमूवल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साल था 2019 और दिन था 5 अगस्त का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370, जो बहुत ही सेंसिटिव आर्टिकल था, उसको उसकी ज़्यादातर प्रोविजंस को कहीं ना कहीं पर हटा दिया। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस था उसको भी बदलकर यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना। अब गवर्नमेंट का कहना था कि इससे क्या होगा कि उस रीजन में डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट और इंटीग्रेशन को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा, जो कि सही में हो भी रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स ने इस फैसले का काफ़ी अपोज भी किया, और इस पर कानूनी और पॉलिटिकल डिबेट्स काफ़ी हुई। अब यहाँ पे चाइना का एंगल अगर हम नहीं डालेंगे कश्मीर इशू में, तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा ये पूरा सा मुद्दा। तो चाइना
उस एरिया में अक्साई चीन करके एक बहुत बड़ा एरिया है। चाइना इंडिया इंडिया इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन घटना क्या होता है कि 1962 इंडिया वार चाइना, इंडिया चाइना का के बीच एक बहुत बड़ा वार हो जाता है। उस समय में चाइना एक बहुत बड़ा अटैक करता है इंडिया पर, ठीक है ना, 1962 का इंडिया चाइना वार बोलते हैं। इसके बाद से चाइना ने इस एरिया पर काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल जमा लिया था। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने 1963 में, देखो उसका दोगलापन देखो, 1963 में शक्सगम वैली का एक बहुत बड़ा एरिया चाइना को ट्रांसफर कर दिया। जो हमारा लैंड है वो चाइना को ट्रांसफर कर रहा है। अब उसने उसके साथ दोस्ती बना लिया, लेकिन लैंड तो हमारा ही है। अब जिसे इंडिया कभी नहीं रिकॉग्नाइज करता है, करेगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कश्मीर इशू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि चाइना भी इस डिस्प्यूट का एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन गया है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी बात करेंगे कि आज का प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में क्या है। अब चीज़ें बदली है काफ़ी हद तक। आज कश्मीर में टूरिज्म में काफ़ी हद तक आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे रोड्स हैं और जो टूरिस्ट के लिए जो सुविधाएं होती है, उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस भी जारी है, ताकि कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी हद तक अनस्टेबल रहता है ज़्यादातर, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते काफ़ी हद तक सिक्योरिटी तैनात है वहाँ पे। बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली काफ़ी सिक्योर्ड है अभी। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है कि पूरा जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट यानी कि वो हिस्सा जिसको हम किसी भी हालत से अपने आप से अलग नहीं कर सकते। और पाकिस्तान अपना अलग लॉजिक दिखाता है, कश्मीर को वो एक डिस्प्यूटेड इशू कहता है। चाइना का भी अपना टेरिटोरियल क्लेम है। तो ऑब्वियसली इसलिए कश्मीर इशू आज भी साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशूज में एक माना जाता है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि कश्मीर इशू सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चर और लोगों की जिंदगानियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जानना और वेरीफाइड हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप मिसलीड हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।